नमस्कार बच्चों, मैं राजीव, आपका सोशल साइंस टीचर। हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को पढ़ रहे हैं आजकल। इस चैप्टर का लास्ट जो पोर्शन है जिसमें आपको बताया गया है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज हम क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानेंगे, और उतना ही जानेंगे जितना कि हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। थोड़ा सा कुछ और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत यहाँ चैप्टर में जो हो रही है उसमें बताया गया है कि क्रिप्स मिशन आया हुआ था भारत में। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारत को आज़ादी मिलने वाली थी 1947 में, सभी को पता है। लेकिन इसके पहले से ही इस तरह का बैकग्राउंड क्रिएट हो गया था कि अब हम लोग आज़ाद होने वाले हैं, और उस सिलसिले में ब्रिटेन से बहुत सारे ऑफिसर्स अपॉइंट होके यहाँ पे इंडिया में आते हैं, और वो लोग नए नए प्रपोज़ल लेकर आते हैं भारत में, बताने के लिए कि आप किस तरह आगे शासन करेंगे और किस तरह आपको आज़ादी दी जाएगी। इसी क्रम में, इसी सिलसिले में एक क्रिप्स आते हैं, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इनका नाम था, जो गांधी जी के साथ आप देख रहे हैं ये वही हैं। ये एक प्रपोज़ल लेके आते हैं जिसको कहा जाता है क्रिप्स मिशन। उनकी बातें गांधी जी और बाकी कांग्रेस के नेताओं को, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं को पसंद नहीं आती, और इसीलिए इनका ये मिशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, यानी कि ये मिशन फेल हो जाता है। अब आगे देखते हैं। इस समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। आपको मालूम है 1939 से 1944 तक चला वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटेन बहुत अच्छे से इन्वॉल्व था, इसलिए ब्रिटेन की इकोनॉमिक कंडीशन और डिफेंस और हर तरह से, यानी कि सोशली भी वो टूट चुका था। लेकिन उसको अपने रुतबे को दिखाना था, इसलिए वो दिखाने के लिए यहाँ पे इस तरह के मिशन को भेजता था। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में नुकसान सबसे ज़्यादा ब्रिटेन का हुआ था, ऐसा आप कह सकते हैं। उसको बाकी तौर तरीके से तो फ़ायदा हुआ, लेकिन अगर कोई भी देश किसी वॉर में इन्वॉल्व होता है तो उसके बहुत सारे नागरिक, सेना और आर्मी पर्सन, ये लोग मारे जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस भी होता है। तो यही हाल हो रहा था ब्रिटेन के साथ। इस समय गांधी जी, आपने देखा कि क्रिप्स मिशन फेल हुआ, और क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद गांधी जी ने सोचा, गांधी जी ने प्लान बनाया कि अब बहुत हुआ, बहुत दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया, हम लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया, हम लोग उनके लिए गए ब्रिटेन, यानी कि लंदन में, वहाँ पे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी पार्टिसिपेट किया। कहीं पर भी हमको सफलता नहीं मिली। तो अब गांधी जी ने एक नारा दिया कि अब हम फाइनली एकदम तैयार हो गए हैं कि अब हम एकदम से इनको यहाँ से निकाल के हटा ही देंगे, ब्रिटिश लोगों को। अब इस समय ये बात हो रही थी, तो 1942 यानी 1942 में एक प्रस्ताव पारित हुआ, एक प्रपोज़ल पास हुआ जो मुंबई में हुआ। और इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर, यानी कि चेयरपर्सन थे, लीडर क्या कहेंगे, चेयरपर्सन कहेंगे, वो थे अबुल कलाम आज़ाद जी, जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे चश्मा लगाए हुए। ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने। ठीक है, तो आप इनके बारे में भी जानते रहिए। ये इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरपर्सन थे। ठीक है, इनके चेयरपर्सनशिप में यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि अब हम लोग एक बड़ा मूवमेंट शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम हम रखेंगे, मैं आगे बताता हूँ कि क्या रखेंगे। इसका नाम रखा जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी एक ऐसा आंदोलन जिसमें हम ब्रिटिश लोगों को पूरे तरीके से भारत से छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे, और कुछ भी हो अब हमें ये करना ही करना है। और आप देखते हो कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 8, 1942 को एक्सेप्ट किया गया। इसका प्रपोज़ल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी एक, ये सब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपको याद रखना, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि 1942 अगस्त में ये शुरू किया गया। इसीलिए इसको अगस्त का प्रस्ताव भी कहते हैं, या अगस्त क्रांति भी कहते हैं भारत में। यानी अगस्त में ही ये डिसाइड हो गया था कि अब हम क्विट इंडिया रेजोल्यूशन या क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने वाले हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट गांधी जी का अस्त्र अभी भी नॉन वायलेंस ही था। यानी गांधी जी ने कहा कि कुछ भी हो जाए हम लोग वायलेंट नहीं होंगे, यानी हथियार नहीं उठाएंगे। तो नॉन वायलेंस को सबसे इम्पोर्टेंस देनी है, ये गांधी जी ने क्लियरली कहा था इसमें। डू और डाई, ये एक स्लोगन बहुत ही फेमस हुआ इस समय, क्योंकि गांधी जी ने कहा था इस समय कि करो या मरो, यानी कि जो भी कुछ है अभी करिए या फिर मरिए।
यानी कि हमारे पास ये अंतिम मौका है ब्रिटिश लोगों को हराने का, ब्रिटिश लोगों को यहाँ से भगाने का, इसलिए जितने भी हमारे पास ऑप्शन हैं हमें सारे आजमाने चाहिए। गांधी जी ने ये मैसेज डू और डाई का दिया था, लेकिन लोगों ने इसको भी अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, जैसा कि आप जानते हैं। जैसे कि इस समय मोदी जी ने कहा हुआ है आत्मनिर्भर भारत, तो इसके बहुत सारे मीनिंग हर लोग निकालते रहते हैं। यानी कुछ लोग कहते हैं कि इसका मतलब है कि हम इकोनॉमिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएं, कुछ का कहना है कि हम शारीरिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएं, यानी कि हम इम्यूनिटी डेवलपमेंट कर लें अगर अपने अंदर, तो हमें कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी इंटरप्रिटेशन करनी है हम कर सकते हैं। कुछ स्लोगन ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे मीनिंग निकाले जा सकते हैं, उनमें से एक ये भी है डू और डाई। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा करो या मरो, यानी कि फाइनल टाइम आ गया है, अब हमको इस चीज़ में आगे बढ़ना ही है। अब आप देखते हैं कि इस समय जब ये गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया तो पूरे भारत के लोगों ने इनका खुल के समर्थन करना शुरू किया, पूरा फुल सपोर्ट मिलने लगा। आप मैप में देख सकते हो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और साथ ही साथ म्यांमार का हिस्सा, ये पूरे बड़े भारत का हिस्सा था। तो उस समय 1942 के आसपास आप समझ सकते हो कि ये मैप लगभग ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये सारे देश भी भारत के ही हिस्से थे। बाद में जब आज़ादी मिलेगी तो उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हो जाएंगे, बांग्लादेश भी अलग हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि बड़े पूरे एरिया पर लोगों का समर्थन ज़बरदस्त तरीके से आ रहा था इस क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए। आप देख सकते हैं हर तरफ हड़तालें हो रही थी, ये एक हड़ताल का दृश्य है। फिलहाल ये उसका नहीं है, लेकिन आप इससे ये कोरिलेट कर सकते हैं कि हड़तालें हो रही थी गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट के समर्थन में। लोग इस तरह अपोज कर रहे थे, प्रोसेशन कर रहे थे, यानी प्रदर्शन भी कर रहे थे सरकार के, पुलिस के खिलाफ आके, ताकि उनकी बातों को बड़े लोगों तक, यानी कि नेता और जो लीडर्स हैं, वायसराय हैं, वहाँ तक पहुँचाई जाए। और इस समय बहुत सारे सॉन्ग, जो नेशनल सॉन्ग जैसे चीज़ें हैं, जैसे नेशनल एंथम जो आजकल बन गया है ये हमारा जन गण मन, ये खूब गाया जा रहा था। साथ ही साथ वंदे मातरम को भी गाया जा रहा था। तो जन गण मन और बहुत सारे स्लोगन्स गाए जा रहे थे इस समय। बहुत सारे स्लोगन्स भी फेमस हो गए थे इस समय, जैसे कि एक आप देख रहे हो, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी का एक नारा था, स्लोगन था। इसी तरह हज़ारों स्लोगन्स, हज़ारों जो हमारे लीडर्स थे उनके द्वारा बनाए गए, और लोगों को इंस्पायर करने के लिए, ताकि वो एनर्जी से भरे रहें और कमज़ोर ना पड़ें, इस तरह से भी उनको स्लोगन से एनर्जाइज किया गया। फिर आप देखते हो कि ये इतना बड़ा बड़ा जन समूह हो जाता था कि हर तरफ लोग ही लोग दिखाई देते थे। तो ये वास्तव में सबसे बड़ा एक इवेंट हो रहा था भारत में उस समय। अब इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए जो टीचर्स थे वो भी आ गए थे, और जो स्टूडेंट्स थे वो भी आ गए थे। यानी स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल में या कॉलेजेस में जाने से मना कर दिया, टीचर्स लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया। यानी हर तरफ से समर्थन मिल रहा था इसको। इसमें और कुछ नहीं समझना है आपको, सिर्फ यही समझना है जो मैं बता रहा हूँ। इसी तरह वर्कर्स, ये लोग भी गांधी जी की इस क्विट इंडिया मूवमेंट में अच्छे से जुड़ गए, और इन्होंने भी अपना पूरा समर्थन दिया गांधी जी को कि हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन में आपके साथ हैं, और ब्रिटिश लोगों को भगाने के लिए भी हम हर तरह से आपका समर्थन करते हैं। जो किसान थे यानी पेजेंट्स, वो भी आ गए और उन्होंने कहा कि हम गांधी जी के साथ हैं, आप संघर्ष करिए, हम इन लोगों को यहाँ से हटा के ही रहेंगे। इस समय ग्रेट इंडियन लीडर्स, यानी भारत के बहुत महान लोग, महान लीडर्स भी आ गए थे। फिलहाल इस चित्र में इंदिरा गांधी जी छपी हुई हैं, बनी हुई हैं। इनका इसका कोई ख़ास रोल नहीं है इस जगह पे, क्योंकि ये उस समय काफ़ी छोटी थी। तो इसमें उनको हटा के बाकियों को आप समझ सकते हैं कि जो ग्रेट इंडियन लीडर्स थे वो इस समय एक्टिव हो गए थे, पूरे फुल फॉर्म में आ गए थे। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट नेताओं के नाम हैं। लोक नायक जयप्रकाश नारायण, इनका नाम था जयप्रकाश नारायण, जेपी इनको शॉर्ट में बोलते थे लोग। और इन्होंने इनका ये जो लोक नायक है, ये इनको उपाधि दी गई थी लोगों के द्वारा। ठीक है, तो जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जी इस समय काफ़ी एक्टिव थे इस क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। ठीक है, ये है अरुणा आसफ़ अली, इन्होंने भी अपना ज़बरदस्त समर्थन दिया था, और इस तरह ये महिला वर्ग को भी यानी कि महिलाएं भी इस क्विट इंडिया मूवमेंट में अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही थी। बस इतना ही आपको थोड़ा थोड़ा देखना है।
अरुणा आसफ अली के बारे में आप देख सकते हैं, ये इनकी ऐसी पिक्चर है और यहाँ पे इनका कुछ डिटेल लिखा हुआ है। तो ये ग्रेट ओल्ड लेडी भी कहलाती हैं। ये भारत की बहुत फेमस प्रसिद्ध नेत्री रह चुकी हैं, जिन्होंने कई अच्छे महान काम किए हैं। इनके बारे में अलग से आप पढ़ लीजिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही राम मनोहर लोहिया जी, ये जो आजकल आप देखते हैं समाजवादी पार्टी या और भी बहुत सारी पार्टीज़ के लोग इनके नाम को अपना यूज़ करते हैं, इन्होंने भी इस समय यानी 1942 में अपना अच्छा सा योगदान दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। इसके साथ साथ मातंगिनी हज़रा, ये बंगाल की थी और इन्होंने भी अपना समर्थन अच्छे से दिया था। सिर्फ आपको नाम याद रखना है, डिटेल में जानने के लिए आप अलग से विकिपीडिया पे जा सकते हैं। कनकलता बरुआ, ये असम की थी और इन्होंने भी 1942 के समय अपना ज़बरदस्त समर्थन दिया था। ये भारत की प्रसिद्ध विमेन लीडर्स में से एक मानी जाती हैं। रमा देवी, ये भी हैं जो ओडिशा की थी, इन्होंने भी अपना समर्थन अच्छे से दिया था ताकि ये सब कुछ जो गांधी जी चला रहे हैं उसमें किसी तरह की कमी ना रह जाए। महिलाएं ज़बरदस्त तरीके से इस बार क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी को समर्थन दे रही थी। अब मैंने इस पेज में आपको कुछ अंडरलाइन करके दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, तो आपको ये चीज़ आराम से याद हो जाएगी और इसमें कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। ये एक दूसरा पेज है, इसमें भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। अब देखिए, मैं जो हाईलाइटेड है उसको मैं पढ़ते जा रहा हूँ और आपको बताते चल रहा हूँ कि वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बनी रहिए। पहला है फेल्योर ऑफ क्रिप्स मिशन। ये मैंने आपको बता दिया, क्रिप्स मिशन फेल हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे बहुत सारी परेशानियाँ हो रही थी ब्रिटिश लोगों को। इसी समय हमने देखा कि गांधी जी आते हैं और गांधी जी ने इस लीडरशिप को अच्छे से निभाया और उन्होंने शुरू किया एक बड़ा मूवमेंट। ये प्लेस था वर्धा, जो है महाराष्ट्र में, जहाँ पे गांधी जी ने इस प्रपोज़ल को शुरू करने के बारे में बात रखी। इस प्रपोज़ल का नाम रखा गया क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। आप देखते हैं कि 8 अगस्त 1942 यानी 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में इस प्रपोज़ल को साइन कर दिया गया, यानी अब सब लोग इसको करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा इसको यहाँ करते हैं। ठीक है, नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल था। गांधी जी अभी भी नॉन वायलेंस पे ही विश्वास करते थे, शुरू से आखिरी तक उन्होंने कभी भी इस पॉइंट को छोड़ा नहीं। ये इनकी महानता को दिखाता है। इन्होंने कहा था डू और डाई, एक स्पीच दिया जिसके बारे में हम देख चुके हैं। फिर इस मेन स्लोगन दिया क्विट इंडिया मूवमेंट। यही मूवमेंट चल के भारत को आज़ाद कराते समय तक चलता है, यानी ये मूवमेंट ख़त्म नहीं होता। लास्ट में आप एक लाइन देखोगे, इसमें लिखा है कि सप्रेस द मूवमेंट। मूवमेंट को सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, लेकिन कभी भी वो ख़त्म नहीं कर पाते हैं ब्रिटिश लोग। आगे देखते हैं। लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी पूरे भारत में फैल गया था। ठीक है, ये हमने देख लिया। हड़तालें हो रही थी, हड़तालें, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, प्रोसेशन हो रहा था, नेशनल सॉन्ग गाए जा रहे थे, स्लोगन्स गाए जा रहे थे और ये मास मूवमेंट बन गया था। बहुत सारे लोग, हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे। इसमें स्टूडेंट्स आ गए थे, वर्कर्स आ गए थे, पेजेंट्स आ गए थे, या और इसके साथ लीडर्स आए थे, जिनमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, मातंगिरी हज़ारा, कनकलता बरुआ और रमा देवी फेमस हैं। तो अभी मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा था। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह अपने चैप्टर में जाके ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में आती हैं। फ़िलहाल ये मूवमेंट सबसे बड़ा था लेकिन इसको सबसे कम कवरेज दिया गया है। ये एनसीईआरटी का डिसीजन है, हमको तो सिर्फ अपने सिलेबस को ही देख के चलना है। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप लोग फीडबैक देते रहिए, फिर मैं कोशिश करूँगा कि और भी वीडियो आपके लिए बनाऊँ। धन्यवाद, जय हिंद।